चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, एक बिल्कुल आम सी उड़ान, आसमान में एक और दिन। लेकिन क्या हो अगर वही उड़ान कुछ ही मिनटों में एक अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल जाए। आज हम बात करेंगे एयर फ्रांस फ्लाइट 139 के अपहरण की, उस दहला देने वाली कहानी की। वो दिन था 27 जून 1976 का, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। ये सब शुरू हुआ तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से। सुबह के ठीक 8:59 पर एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने पेरिस के लिए उड़ान भरी। उस वक्त तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक रूटीन संडे फ्लाइट। पर यह फ्लाइट सीधे पेरिस नहीं जा रही थी। इसका एक तय स्टॉप ओवर था ग्रीस के शहर एथेंस में, और बस यही छोटा सा स्टॉप ओवर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। इस प्लेन में 246 से भी ज्यादा लोग सवार थे, अलग अलग देशों के नागरिक थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर इजरायली थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी यही पहचान उन्हें एक बहुत ही खतरनाक खेल का मोहरा बना देगी। तो प्लेन अपने शेड्यूल के हिसाब से सुबह के करीब 11:30 बजे एथेंस में लैंड हुआ, और यहीं से सारे हालात बिगड़ने शुरू हुए। हुआ ये कि एथेंस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई। मतलब सोचिए, एक मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था और जो एक्सरे स्क्रीन थी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। बस इसी का फायदा उठाया गया। 4 लोग बंदूकें और ग्रेनेड छिपाकर आराम से अंदर आ गए। तो एथेंस में 38 पैसेंजर्स उतरे और 58 नए लोग प्लेन में चढ़े, और इन्हीं 58 नए लोगों की भीड़ में वो 4 आतंकवादी भी थे। इनमें एक औरत भी शामिल थी, और वो भीड़ में ऐसे घुल मिल गए कि किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ। प्लेन एथेंस से पेरिस के लिए फिर से उड़ा। कुछ ही मिनट बीते थे। प्लेन अब 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, और बस वहां छाई शांति अब टूटने वाली थी। टेक ऑफ के ठीक 8 मिनट बाद आसमान में गल्फ ऑफ कोरिंथ के ठीक ऊपर अपहरणकर्ताओं ने अपना काम शुरू कर दिया। और ये कोई जल्दबाजी में किया गया हमला नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। एक ही समय पर फर्स्ट क्लास में से 2 हाईजैकर्स उठे, हाथ में पिस्तौल और ग्रेनेड, और सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़े। ठीक उसी वक्त इकोनॉमी क्लास में बाकी 2 ने पिछले हिस्से के पैसेंजर्स को कंट्रोल कर लिया। इससे प्लेन के अगले हिस्से में एकदम से अफरा तफरी मच गई। जैसे ही वो कॉकपिट की तरफ दौड़े, चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। और कॉकपिट के अंदर वहां 3 लोग थे, कैप्टन मिशेल बाकोस, को पायलट और चीफ फ्लाइट इंजीनियर। उन्हें बाहर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं था, पर अब खतरा उनके दरवाजे पर ही था। जब बाहर से चीखों की आवाजें आईं, तो कैप्टन बाकोस ने चीफ इंजीनियर से कहा कि दरवाजा खोलकर देखो, आखिर हो क्या रहा है। और यही फैसला अनजाने में हाईजैकर्स के लिए कॉकपिट का दरवाजा खोलने वाला था। और जैसे ही इंजीनियर ने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था विल्फ्रेड बोसेट, हाईजैकर्स का लीडर। उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, सीधा इंजीनियर के सिर पर बंदूक रखी और उसे जबरदस्ती कॉकपिट के अंदर धकेल दिया। अब बोसे ने कैप्टन बाकोस के सिर पर गन पॉइंट कर दी और उसे एक साफ अल्टीमेटम दिया, एक ऐसी धमकी जिसके बाद कैप्टन के पास सोचने का वक्त ही नहीं बचा। जाहिर सी बात है, सिर पर बंदूक हो तो कोई क्या करेगा। कैप्टन बाकोस के पास ऑर्डर मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्लेन को साउथ लीबिया की तरफ मोड़ दिया, और इसके साथ ही प्लेन और उसके सारे पैसेंजर्स पूरी तरह से हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ चुके थे। प्लेन पर कंट्रोल पाते ही हाईजैकर ने इंटरकॉम सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि वो सभी से बात कर सके। अब एक नया कैप्टन कमांड संभालने वाला था। हाईजैकर की इस आवाज ने सभी पैसेंजर्स के दिल में डर पैदा कर दिया। उसने साफ साफ ऐलान किया कि प्लेन अब उसके कब्जे में है, और उसने प्लेन का नाम बदलकर हाइफा रख दिया। ये नाम इजराइल के एक बड़े शहर का है, तो ये एक सीधा उकसाने वाला संदेश था। तो अब प्लेन दक्षिण की तरफ जा रहा था, एक अनजान मंजिल की ओर। 250 से ज्यादा जिंदगियां दांव पर लग चुकी थीं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हाईजैकर्स प्लेन को ले कहां जा रहे थे, और उनका अगला कदम क्या होने वाला था।